वल्लभपुर में उन दिनों एक खूंखार लोमड़ी का बहुत आतंक छाया हुआ था, जो रात के अंधेरे में लोगों पर हमले कर रहे थे, जिसके कारण सारे गांव वाले बहुत परेशान थे। आलम तो ये था कि गांव के लोग शाम ढलते ही घर से बाहर भी नहीं निकलते थे। भाई बहनों, अब तो घर से बाहर निकलना भी बड़ा मुश्किल हो गया है। रात होते ही उस जंगली लोमड़ी का डर सताने लगता है। अरे हाँ, ठीक कहा भाई तुमने, पूरे गांव का यही हाल है। लेकिन इस मुश्किल का कोई तो समाधान निकालना पड़ेगा ना। आखिर कब तक हम ऐसे ही डर डर कर जीते रहेंगे? ठीक कहते हो भाई, मुझे लगता है कि हम सभी को चलकर मुखिया जी से इस बारे में बात करनी चाहिए। क्या पता वही कोई रास्ता निकाल दे। ठीक कहते हो भाई, चलो मुखिया जी से चलकर बात करते हैं। हरिया और बीनू गांव के कुछ और लोगों को भी साथ लेकर मुखिया जी के घर जाते हैं। मुखिया जी, ओ मुखिया जी! आवाज सुनकर गांव का मुखिया दीप कलाम अपने घर से बाहर आता है। क्या बात है भाई, इतने सारे लोग मेरे घर के बाहर क्या कर रहे हो? मुखिया जी, हम सब आपके यहाँ एक बहुत बड़ी परेशानी लेकर आए हैं। ऐसा क्या हो गया? हरिया, कहो क्या परेशानी है? मुखिया जी, आपको तो पता ही होगा, ना जाने कहां से हमारे गांव में खतरनाक लोमड़ी घुस गई है, जो रात होते ही लोगों पर हमला करने लग जाती है। हाँ मुखिया जी, अब तो ऐसी हालत हो गई है कि रात के अंधेरे में अपने ही घर से निकलने में डर लगता है। हाँ, सुना तो मैंने भी है उस खूनी लोमड़ी के बारे में, लेकिन समस्या ये है कि आखिर उस खतरनाक लोमड़ी को मारेगा कौन? इसमें तो बहुत खतरा है भाई। हाँ मुखिया जी, खतरा तो है, लेकिन किसी न किसी को तो हिम्मत करनी ही पड़ेगी। मुखिया जी, क्यों ना हम इस खतरनाक काम के लिए भोला से कहें? क्या भोला? हाँ मुखिया जी, वैसे भी उसको उतनी बुद्धि है नहीं, एक नंबर का बेवकूफ है, लेकिन हिम्मत बहुत है उसमें। मुझे लगता है ये खतरनाक काम वो ही कर सकता है। हाँ मुखिया जी, याद है पिछली बार जब मीरा चाची की बकरियां कुएं में गिर गई थी, तो कैसे उसने कुएं में छलांग मारकर उस बकरी के बच्चे को बचा लिया था। बात तो तुमने सही कही। एक अकेला भोला ही है जो ये काम खुशी खुशी कर सकता है। ठीक है, फिर हम सभी भोला के घर चलते हैं और उससे चलकर इस बारे में बात करते हैं। और फिर सभी लोग भोला के घर जाने का फैसला करते हैं। उधर भोला और उसकी माँ किसी बात पर आपस में बहस कर रहे थे। हे भगवान, पता नहीं कौन देगा इस मूर्ख को अपनी लड़की। आखिर कब तक मैं ऐसे ही अकेली रहूंगी? कब मेरे घर की भी लक्ष्मी आएगी? मुझे भी पोता पोती का सुख मिलेगा। अरे माँ, चिंता काहे करती हो? तुम देखना, बहुत ही जल्द मेरी भी शादी हो ही जाएगी। अच्छा, और कौन करेगा तो जैसे बेवकूफ से शादी? उसकी चिंता तुम मत करो, बाकियों की तरह कोई ना कोई तो मुझे भी मिल ही जाएगी। ऐसा कहकर भोला घर से बाहर निकल जाता है और गांव की चौपाल पर जाकर बैठ जाता है। तभी उधर से मुखिया जी भी गांव के बाकी लोगों के साथ चौपाल पर आते हैं। अरे भाई भोला, कैसे हो? अच्छा हुआ तुम हमें यहीं पर मिल गए, हम तुम्हारे पास ही आ रहे थे। मैं तो अच्छा हूँ मुखिया जी, लेकिन क्या बात है, आज इतने सारे लोग मेरे पास क्यों आए हैं? कुछ नहीं भोला भैया, और मुखिया जी को एक काम था जिसके लिए किसी बहादुर इंसान की जरूरत थी, तो मैंने कहा कि भोला से ज्यादा बहादुर भला है क्या कोई इस गांव में? ठीक कहा हरिया, इस गांव में सबसे ज्यादा बहादुर एक भोला ही तो है, जो मुश्किल से मुश्किल काम को भी बड़ी आसानी से कर सकता है। अपनी तारीफ सुनकर भोला बहुत खुश हो जाता है और मुखिया जी से कहता है, हाँ मुखिया जी, आप बस काम बताइए, कोई भी मुश्किल काम हो, आपका भोला को चुटकी में कर लेगा। भोला बेटा, हमें तुमसे यही उम्मीद थी। वो दरअसल बात ऐसी है कि हमें पता नहीं कहां से हमारे गांव में खूंखार लोमड़ी घुस आई है, जिसके कारण गांव वाले बहुत डरे हुए हैं।
भोला भैया, क्या तुम उस लोमड़ी को मार पाओगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अभी अभी आपने कहा ना कि इस गांव में मुझसे ज्यादा बहादुर और कोई नहीं। मैं उस लोमड़ी को चुटकी में मार गिराऊंगा, आप देख लेना। हाँ। लेकिन भोला, इसमें बहुत खतरा भी है। क्या बात करते हैं मुखिया जी, भोला बहुत बहादुर है, उसे किसी भी खतरे से डर नहीं लगता, क्यों भाई भोला? हाँ हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा हरिया भैया। मैं कल ही जाकर उस लोमड़ी को मार गिराऊंगा। लेकिन क्या भोला? वो बात ये है मुखिया जी, मेरी माँ आजकल बहुत परेशान रहती है, इसीलिए माँ के लिए मैं भी आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। अरे भाई भोला, खोल के कहो। इस बहादुर काम के लिए तुम्हें जो भी चाहिए वो सब कुछ मुखिया जी तुम्हें देंगे। क्यों मुखिया जी? हाँ हाँ भोला, बदले में तुम्हें जो चाहिए हम सब देने को तैयार हैं। बस तुम किसी भी तरह इस खूंखार लोमड़ी को मार गिराओ बस। जैसे तुम्हें बदले में चाहिए क्या भोला भैया? वो तो मैं इस खतरनाक काम को करने के बाद ही बताऊंगा। ऐसा कहकर भोला वहाँ से चला जाता है। अरे ओ हरिये, ये कहाँ फंसा दिया तूने मुझे? अब ये क्या नया फसाद है? कहीं उसने मुझसे मेरी जमीन जायदाद मांग ली तो? अरे मुखिया जी, काहे चिंता करते हो? ऐसा कुछ नहीं होगा। एक नंबर का गधा है ये भोला, इसे जमीन जायदाद की उतनी समझ कहाँ। हाँ मुखिया जी, अब निश्चित रहो और आगे आगे देखो ये बेवकूफ करता क्या है। उसी शाम भोला नहा धोकर पूजा पाठ करता है और ईश्वर से आशीर्वाद मांगते हुए कहता है, हे भगवान, आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं उस खतरनाक लोमड़ी को मार गिराऊं और बदले में अपनी माँ के लिए तोहफा लेता हूँ। तभी भोला की माँ शांति वहाँ आ जाती है। अरे भोले, ये मैं क्या सुन रही हूँ? पूरे गांव में शोर है कि उस खूंखार लोमड़ी को तू मारने जाने वाला है। हाँ माँ, तुमने बिल्कुल सही सुना। इस पूरे गांव में एक मैं ही तो बहादुर हूँ जो उस खतरनाक लोमड़ी को मार सकता है। अरे बहादुर नहीं, एक नंबर का बेवकूफ है तू, जो अपनी जान की बाजी लगाने पर लगा हुआ है। मुझे कुछ नहीं होगा माँ, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, इसीलिए भगवान मेरे साथ कभी बुरा नहीं करेगा। तुम देख लेना, और इसके बदले जो चीज मुझे मिलने वाली है उसे पाकर तुम पागल ही हो जाओगे। लेकिन बेटा। लेकिन कुछ नहीं माँ, तुम आराम करो, मैं बस थोड़ी ही देर में आया। और ऐसा कहकर भोला हाथों में तीर कमान लिए उस खतरनाक लोमड़ी को मारने के लिए अकेले ही निकल पड़ता है। जंगल में थोड़ी ही दूर चलने पर उसे पत्तों की सरसराहट महसूस होती है। तो यहाँ छुपी हुई है वो आदमखोर लोमड़ी। रुक, अभी तुझे बताता हूँ। ऐसा कहकर भोला तीर चला देता है, जो सीधे जाकर उस खूंखार लोमड़ी को जा लगती है। फिर क्या था, ये दूसरी बात पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है कि भोला ने लोमड़ी को मार गिराया है। मुखिया जी और गांव के बाकी लोग भी ढोल नगाड़े के साथ भोला के घर पहुंचते हैं। वाह भोला वाह, आज तो तुमने बहुत ही बहादुरी का काम किया है। हाँ भोला भैया, उस लोमड़ी को मारकर हम गांव वालों को बहुत बड़ा एहसान किया है तुमने। अरे नहीं हरिया भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। मुखिया जी, आपको मेरी शर्त तो याद है ना? हाँ हाँ बिल्कुल याद है। कहो भोला, इस काम के बदले में तुम्हें कितने पैसे चाहिए? मुखिया जी, मुझे पैसे का कोई लालच नहीं है, मैं तो बस अपनी माँ की खुशी देखना चाहता हूँ। मतलब? मेरी माँ चाहती है कि जल्द से जल्द मेरी शादी हो जाए, और आप तो जानते ही हैं कि मुझे गवार को कोई भी लड़की नहीं देता, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप अपनी बेटी पूर्णिमा की शादी मुझसे करवा दें। क्या? ये तुम क्या बात कर रहे हो भोला भाई? शादी की बात सुनते ही मुखिया जी का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वो गुस्से में बोलते हैं, पगला गए हो क्या? तुम जैसे मूर्ख इंसान से मैं अपनी बेटी की शादी करवा दूं? पागल समझे हो क्या? लेकिन आपने तो वादा किया था ना कि अगर मैंने उस खूंखार लोमड़ी को मार गिराया तो मैं जो भी कुछ मांगूंगा आप मुझे दे दोगे। तो इसका मतलब मैं अपनी बेटी तुझे दे दूं क्या?
मुखिया जी, ये तो फिर धोखे की बात हो गई। हाँ हाँ, जा दिया तुझे धोखा। अब जो बन पड़े कर ले। बड़ा आया मेरी बेटी से शादी करेगा। मुखिया जी की बातें भोला को बहुत चोट पहुंचाती हैं। इसलिए वो इस बात को लेकर बल्लभपुर के राजा भानु प्रताप के पास जाने का फैसला करता है। और फिर अगले दिन। क्यों भाई भोला, आज तुम्हें दरबार में आने की क्या जरूरत आन पड़ी? महाराज, मेरे साथ धोखा हुआ है। मुखिया जी ने मेरे साथ धोखा किया है। क्यों मुखिया, क्या किया है तुमने इस बेचारे भोले के साथ? महाराज, अब इस मूर्ख को कौन समझाए। एक लोमड़ी को मारने के बदले मुझसे मेरी बेटी का हाथ मांग रहा है। उसे शादी करने की इच्छा बता रहा है। बताइए भला, क्या ये सच है भोला? महाराज, सच तो है, लेकिन आधा। मुखिया जी ने मुझसे वादा किया था कि अगर मैं उस खूंखार लोमड़ी को मार गिराऊंगा तो वो मेरी इच्छा पूर्ण करेंगे। अब जब मैंने अपनी इच्छा बता रहा हूँ तो ये अपने वादे से मुकर रहे हैं। हाँ, तो मुझे क्या पता था कि उस लोमड़ी के बदले मेरी बेटी से शादी करने की बात करेगा। ये तो बहुत गंभीर बात है। इसका समाधान जल्द से जल्द निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर तुम लोग 5 दिनों बाद दरबार में आना। उसी दिन हम अपना फैसला सुनाएंगे। और हाँ, तब तक भोला तुम यही हमारे राजमहल में रहोगे। और फिर सभी लोग चले जाते हैं और भोला वही राजमहल में रुक जाता है। हमेशा की तरह महाराज तालाब किनारे बगीचे में बैठे कबूतरों को दाना खिला रहे थे कि तभी महारानी रेणुका वहाँ आती है। महाराज, सुना है कल दरबार में एक विचित्र सी समस्या आई है, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई। महाराज, आपने उस लड़के भोला को राजमहल में क्यों रख लिया? ये जानने के लिए कि उसने वाकई में ये सब अपने भोलेपन में किया है या फिर जानबूझकर, ताकि आगे चलकर हम उचित फैसला कर सके। उसी रात महाराज अपने कक्ष में सो रहे थे कि तभी एक नकाबपोश महाराज के कमरे में घुसता है और महाराज पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी भोला वहाँ जाता है। कौन हो तुम और यहाँ महाराज के कमरे में क्या कर रहे हो? आवाज सुनकर महाराज भी जाग जाते हैं। अरे भोला, तुम यहाँ? और ये कौन है? महाराज, मुझे लगता है कि ये जरूर हमारे दुश्मन राज्य का कोई सैनिक है, इसीलिए छिप कर आपके कमरे में घुस रहा था ताकि आप पर हमला कर सके। क्या? जी महाराज, वो तो अच्छा हुआ मैंने इसे अंदर आते हुए देख लिया। चलो बताओ, तुम कौन हो और महाराज पर हमला क्यों करना चाहते हो? जैसे ही भोला उनके चेहरे से नकाब हटाता है तो सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। महामंत्री जी, आप? महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने लालच में आकर ये सब कुछ किया। महामंत्री जी, तो वो आप ही थे जो इतने दिनों से हमें धोखा दे रहे थे। महाराज, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। सिपाहियों, अभी के अभी महामंत्रियों को कारागार में बंद करवा दिया जाए। और फिर राजा के आदेश अनुसार सैनिक महामंत्री को पकड़कर वहाँ से ले जाते हैं। भोला, तुम वाकई में बहुत भोले और बहादुर हो। आज तुमने अपनी जान की परवाह किए बिना हमारी रक्षा की है। महाराज, ये तो मेरा कर्तव्य था कि मैं अपने राजा की रक्षा करूं। न जाने कितने ही दिनों से हम उस देशद्रोही को ढूंढ रहे थे जो हमारे बीच में ही रहकर हमें धोखा दे रहा था। और देखो, आज तुम्हारे कारण ही वो देशद्रोही महामंत्री पकड़ा गया। 5 दिन बीत चुके थे। सभी लोग दरबार में पेश होते हैं और राजा अपना फैसला सुनाते हैं कि मुखिया की बेटी का विवाह भोला के साथ करवा दिया जाए। अगले दिन भोला की शादी मुखिया की बेटी पूर्णिमा से हो जाती है। कुछ दिनों बाद मुखिया अपनी बेटी से मिलने भोला के घर जाता है। बिटिया, मुझे माफ कर दे। आज मेरे कारण ही तुझे महल जैसा घर छोड़कर इस झोंपड़े में आकर रहना पड़ रहा है। पिताजी, अब यही मेरा घर है, फिर चाहिए मुझे सुख में रखे या दुख में। वहीं पास ही में खड़ा खड़ा भोला उन दोनों की बातें सुन रहा था। दीपकराम के जाने के बाद वो अपनी पत्नी पूर्णिमा से कहता है, सुनो, मैं सोच रहा था कि कुछ दिनों के लिए मैं शहर हुआ। सुना है वहाँ काम के अच्छे पैसे मिलते हैं, कम से कम कुछ कमाई तो हो जाएगी।
इस खेती बाड़ी में घर का गुजारा बसर तक नहीं हो पाता। कैसी बात करते हैं जी? अगर आप ही चले जाएंगे तो हम किसके सहारे रहेंगे? ऐसी बात नहीं है पूर्णिमा, तुम बड़े घर की बेटी हो, तुमने हमेशा सुखी देखा है। मेरा फर्ज बनता है कि मैं भी तुम्हारी हर इच्छा को पूरा करूं। लेकिन जी, लेकिन कुछ नहीं, बस कुछ दिनों की तो बात है। ऐसा कहकर भारी मन से बेचारा भोला काम की तलाश में शहर की ओर निकल पड़ता है। जब वो जंगल के रास्ते से गुजर रहा था, तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। बचाओ, बचाओ। इधर उधर देखने के बाद भोला की नजर एक झोपड़ी पर पड़ती है, जो आग से लहरा रही थी। आवाज तो इसी झोपड़ी से आ रही है। लगता है अंदर कोई आग में फंस गया है। कोई है, दया करके मुझे बचा लो। भोला आग देखता है न ताब और फटाफट से उस जलती झोपड़ी के अंदर कूद जाता है, जहाँ पर उसे एक ऋषि दिखाई देते हैं। भोला जल्दी से उन्हें बाहर निकालता है। मुनि जी, आप ठीक तो है ना? बेटा, कौन हो तुम जिसने अपनी जान की परवाह किए बिना मुझे इस जलती झोपड़ी से बाहर निकाला? महाराज, मेरा नाम भोला है। मैं किसान हूँ और यहीं पास में ही रहता हूँ। आपके चीखने की आवाज सुनी तो आपको बचाने आ गया। तुम बहुत बहादुर हो बेटा, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। और फिर भोला शहर की ओर चल पड़ता है। शहर पहुंचकर भोला कई दुकानों में काम के लिए चला जाता है, लेकिन उसे कहीं काम नहीं मिलता। निराश होकर वो एक मिठाई की दुकान पर जाता है। सेठ जी, कोई काम दे दो, मुझे काम की बहुत जरूरत है। अच्छा, इस मिठाई की दुकान में तू क्या कर सके है भाई? आप जो बोले मैं वो करने को तैयार हूँ। ठीक है फिर, मारे कट्ठे मिठाई बनाने की जरूरत है। तू मिठाई बना सके है के? सेठ जी, अगर आप सिखाएंगे तो मैं वो भी कर लूंगा। ठीक है फिर, तू आज ही से काम पर लग जा। लाला सेठ के कारीगर उसे मिठाई बनाना सिखाते हैं और बहुत जल्द भोला सभी तरह की मिठाइयाँ बनाना भी सीख लेता है। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद लाल सेठ को दुकान में घाटा होने लगता है। देख भाई भोले, पहले हमारी दुकान अच्छी खासी चलती थी, लेकिन अब हमारे को घाटे पर घाटा होने चला जा रहा है। इसलिए अब कारीगर कम करने पड़ेंगे। अच्छा होगा तू कहीं और काम देख ले। और फिर सेठ भोला को काम से निकाल दिया जाता है। दुखी मन से भोला बचे कुचे पैसे लेकर अपने गांव की ओर चल देता है। कुछ दूर चलने पर भोला को बहुत तेज प्यास लगती है और वो एक नदी के पास पहुंचता है। बहुत तेज प्यास लगी है, जरा इस नदी से पानी पी लेता हूँ। जैसे ही भोला नदी की तरफ बढ़ता है, उसके पैरों से कोई चीज टकराती है। अरे, ये क्या है? और फिर वो वहाँ की जमीन हाथ से खोदने लग जाता है। कुछ देर तक खोदने के बाद उसे एक चमकती हुई चीज दिखाई पड़ती है। अरे, इस जमीन के नीचे पीतल की हांडी किसने छिपा रखी थी? बताओ, इतनी तेज भूख लगी है, इससे अच्छा तो ये होता कि इस पीतल की हांडी की जगह मुझे कुछ फल ही मिल जाते। कम से कम प्यास के साथ साथ भूख भी मिट जाती। ऐसा कहते ही वो पीतल की हांडी फलों से भर जाती है, जिसे देख भोला घबरा जाता है। ये क्या? अभी अभी तो ये खाली थी, फिर इसमें फल कहाँ से आ गए? भोला को कुछ भी समझ नहीं आता है और वो चुपचाप उन फलों को खा लेता है और फिर अपने घर की ओर चल पड़ता है। अरे, आप आ गए, मैं अभी आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ। तभी पूर्णिमा की नजर उस पीतल की हांडी पर पड़ती है। ये क्या है जी? ये वो रास्ते में मिला था, पता नहीं किसका है, लेकिन जिस किसी का भी होगा हम उसे जल्दी लौटा देंगे। सुनिए जी, अब खाने को क्या बनाऊं? घर में जरा सा भी अनाज नहीं है। क्या? इससे अच्छा तो ये होता कि इस हांडी के बदले कुछ अनाज ही मिल जाता। कम से कम कुछ दिनों के लिए हमारा दाना पानी तो निकल जाता। और देखते ही देखते वो हांडी अनाज से भर जाती है। ये सब देख भोला और पूर्णिमा को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था।
इसका मतलब ये जादुई हांडी है। तभी मैं सोचूं कि अचानक मेरे कहते ही इसमें फल कहाँ से आ गए थे। इसका मतलब इस हांडी से जो भी कुछ मांगो वो सच में मिल जाता है जी। देखते ही देखते उस जादुई हांडी की मदद से भोला के दिन बदलने लगे और अब उनके पास रहने को अच्छा घर भी हो गया था, जिसे देख गांव के कुछ लोग भोला से जलने लगे थे। एक दिन चौपाल पर बैठे बैठे हरिया और भीनू आपस में बात कर रहे थे। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि इस गधे भोले के हाथ आखिर ऐसी कौन सी जादू की छड़ी लग गई है कि देखते ही देखते इतने पैसे वाला बन गया। हाँ हरिया, ठीक कहते हो। हम लोग इतनी मेहनत मजदूरी करते हैं, हमारा तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन इस भोले को देखो, जब से शहर से आया है पैसे ही पैसे है इसके पास। मैं तो कहता हूँ कि जरूर दाल में कुछ काला है, इसका पता लगाना पड़ेगा। और फिर भोला के घर जाते हैं और छिपकर उनकी बातें सुनते हैं। सुनिए जी, परसों मेरे चाचा के लड़के की शादी है, तो मैं कुछ सोने के जेवर मांग लेती हूँ। अच्छा ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। और फिर भोला हांडी पकड़कर बोलता है, मुझे कुछ सोने के जेवर मिल जाए। देखते ही देखते उस हांडी में कई सारे सोने के जेवर आ जाते हैं। वही पास में ही छिपकर हरिया और भीनू ये सब देख रहे होते हैं। हांडी के चमत्कार को देख उनके मन में लालच आ जाता है और दोनों उस हांडी को चुराने की तरकीब लगाने लग जाते हैं। और फिर एक रात जब भोला अपनी पत्नी के साथ गहरी नींद में सोया था, तो दोनों उस चमत्कारिक हांडी को चुरा लेते हैं। चल भाई बेनू, जल्दी से इस हांडी से ढेर सारे हीरे जेवरात मांग लेते हैं। ठीक कहा भाई, ये सोने की हांडी, मुझे ढेर सारा सोना दे दे। लेकिन उस हांडी में से कुछ भी नहीं निकलता। तुझे ठीक से मांगना भी नहीं आता, ला मुझे दे। काश मुझे ढेर सारे सोने और चांदी के सिक्के मिल जाते। लेकिन फिर उस हांडी में से कुछ भी बाहर नहीं आता। इसमें से तो कुछ भी बाहर नहीं आ रहा। लगता है ये चमत्कारी हांडी सिर्फ भोला को ही चीजें देती है, तभी तो हमारे कहने पर कुछ भी नहीं निकल रहा। अगले दिन राजा की तरफ से पूरे नगर में घोषणा करवाई जाती है कि एक संत महाराज की पीतल की हांडी खो गई है। जिस किसी ने भी उस हांडी को ढूंढ लिया तो वो महाराज उसे मुंह मांगा इनाम देंगे। और ये खबर उन दोनों के कानों तक पहुंचती है। देख भाई, वैसे भी ये हांडी हमारे किसी काम की नहीं, क्यों न इसे महाराज को ही दे दें और मुंह मांगा इनाम ले ले। ठीक कहते हो, चलो इसे महाराज को ही दे देते हैं। ऐसे भी अगर उस भोला के हाथ लग गया तो वो ऐसे ही माला माल बनता चला जाएगा। दोनों इनाम के लालच में आकर अगले दिन दरबार में जाते हैं और वो हांडी राजा को दे देते हैं। अब तुम दोनों सच सच बताओ, कहाँ से मिली तुम दोनों को ये? जी महाराज, ये वही हांडी है जो मुझसे कहीं खो गई थी। महाराज, बड़ी ही मुश्किल से हमें इस हांडी को खोजा है। महाराज, इतनी बहादुरी दिखाने का इनाम हमें मिलना ही चाहिए। क्यों महाराज? तभी बीच में ऋषि भी बोलते हैं, लेकिन उससे पहले जरा इस हांडी से कुछ निकाल कर तो दिखाओ। हाँ, क्यों नहीं। हरिया उस हांडी को ले लेता है और बोलता है, काश मुझे ढेर सारे हीरे मिल जाएं। लेकिन उस हांडी से कुछ भी नहीं निकलता है। महाराज, इस इनाम के हकदार ये दोनों हैं ही नहीं, क्योंकि ये हांडी इन्होंने नहीं ढूंढी है। मजबूरी में दोनों महाराज को सब कुछ सच सच बता देते हैं, जिसके बाद महाराज भोला को दरबार में बुलाते हैं। भोला, क्या ये हांडी तुम्हारी है? नहीं महाराज, ये हांडी मेरी तो नहीं है, लेकिन जब मैं शहर से वापस लौट आ रहा था तब ये मुझे रास्ते में मिली थी। सोचा था जिस किसी की भी ये हांडी होगी उसे एक दिन वापस जरूर लौटा दूंगा, लेकिन कुछ दिनों पहले से ही इसे मेरे घर से किसी ने चुरा लिया था। अच्छा ठीक है, तो फिर इस जादुई हांडी से कुछ निकाल कर दिखाओ। जी महाराज। और फिर
भोला उस जादुई हांडी को अपने हाथों में लिए बोलता है। काश मुझे खाने को कुछ फल मिल जाए। और फिर ऐसा कहते ही उस हांडी में कई सारे फल आ जाते हैं। राजा समझ जाता है कि उस हांडी को असल में भोला ने ही खोजा था। ये सही कह रहा है महाराज, इस इनाम का असली हकदार भोला ही है। दरअसल कुछ लोग इस जादुई हांडे को चुराने के लिए मेरे पीछे पड़े थे, इसीलिए मैंने इसे नदी के किनारे जमीन में गाड़ दिया था। जी महाराज, यह हांडी मुझे वहीं पर मिली थी। महाराज, यहाँ तक कि कुछ लालची लोगों ने इसे पाने के लिए मेरे झोपड़े में आग भी लगा दी थी, लेकिन इस बहादुर लड़के ने अपनी जान की परवाह किए बिना आग में कूदकर मेरी जान बचाई। फिर तो इस इनाम का हकदार भोला ही है। और हरिया भेनू को चोरी करने के अपराध में कैद कर लिया जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये हमारी कहानी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए और कौन सी कहानी सुनना चाहते